तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हाउ टू प्रोड्यूस में। तो यहाँ अपन देख लेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और ये हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, चलो अब इसके बारे में मैंने पूरी बात आपको समझाई दी थी, और अब आ रहा है हमारे पास क्या, अब हमारे पास आ रहा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप इसमें लिखो फॉर हुम टू प्रोड्यूस के बारे में, तो हेडिंग डाल दो यहाँ पर। 3rd नंबर का टॉपिक है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो लिखो, पहले इसके अंदर लिख लो, फिर आपको समझाता हूँ फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि 3 थे ना हमारे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में लिखो आप। इसमें लिखा है द प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ अ कैटेगरी, द प्रॉब्लम रेफर्स टू refers to selection of category। ठीक है, selection of category of people who will ultimately consume the goods, who will ultimately consume the goods। ठीक है, that is whether to produce for rich, whether to produce for rich oblique poor, poor consumer। आगे लिखें, we know, we know that, we know that output in an economy, we know that output in an economy is the result of, is the result of combined efforts of various factor of production, various factor of production। ठीक है, hence the output shall be distributed, output shall be distributed among such factors according to the contribution, according to the contribution। ठीक है, अब देखो आगे, इस देखो बच्चों, ये देखो हमारी इकोनॉमी क्या बात बोलती है कि हम प्रोडक्शन किसके लिए करें। पहला क्वेश्चन था क्या प्रोडक्शन करें, दूसरा क्वेश्चन आया हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव यूज करें कि लेबर इंटेंसिव करें। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रिच और एक होते हैं पुअर। पिक में भी आप देख सकते हो, ये है रिच, ठीक है, ये है रिच,
और ये है पुअर। अब सवाल ये उठता है कि कंट्रीब्यूशन मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो इकोनॉमी किसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, पुअर के लिए ज़्यादा करेगी या रिच के लिए ज़्यादा करेगी, दो कैटेगरी के लोग हैं तो सवाल ये सबसे बड़ा उठता है। अगर आपको याद हो तो मेरा वो वाला एग्जांपल जिसमें मैंने आपको ये बात बताया था कि मम्मी ने बर्गर बनाया था, मम्मी बर्गर किसको ज़्यादा देगी, है ना, जो मम्मी की हेल्प कराएगा उसी को मम्मी बर्गर ज़्यादा देगी, यही एग्जांपल दिया था। तो सेम बात यहाँ पर आती है कि रिच का या पुअर का। अब हमारी इकोनॉमी भी ये चीज़ देखेगी कि कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी में हेल्प सबसे ज़्यादा कौन करता है, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल रिच करता है, ऐसा नहीं कह सकते केवल पुअर करता है। देखो जो पुअर पर्सन है वही तो लेबर क्लास है, वही तो फैक्ट्रियों के अंदर जाके प्रोडक्शन करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो वही होते हैं। और रिच कौन है, मुकेश अंबानी जैसे लोग जो मशीनें लगाते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का है। अब अब ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, प्रोडक्शन दोनों के लिए होगा, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन किसके लिए होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखवाई है, वी नो दैट द आउटपुट इन एन इकोनॉमी इज द रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो जितने भी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन होते हैं उनके कंबाइंड एफर्ट से ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हेंस द आउटपुट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसके उसके हिसाब से ही उनको जो है क्या दिया जाता है, उनके लिए प्रोडक्शन का जो है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। नापेंगे सर? तो आप देख सकते हो अब तक अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं फिर टॉपिक चेंज करेंगे अपन अपना। मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास के अंदर इकोनॉमी में क्या मतलब होता है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। स्केर्सिटी का मतलब बताया आपको, स्केर्सिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अपन ने क्या चीज़ देखी यहाँ पर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था तीन तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर अपन ने देखा कि किसके लिए प्रोडक्शन मतलब अपन को कितना प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेनी है या कैपिटल इंटेंसिव लेनी है, ये देखा। और फिर अपन ने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि होम टू प्रोड्यूस के अंदर कि रिच के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर के लिए करें। अब बात देखो हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है ना वो किसी बुक में नहीं है, लेकिन आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए जो मैं बातें बताने वाला हूँ ना तो वो आपको समझनी जरूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट डालो इसके अंदर, डाउनलोड स्लोपिंग कर्व। लिखो यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो पहले लिखो when one variable is increased, when one variable is increased and other variable has to be decreased, then the curve become downward sloping. Then the curve becomes downward sloping. ठीक है, क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, when one variable is increased, जब एक वेरिएबल बढ़े, ठीक है ना, और अदर वेरिएबल डिक्रीज और दूसरा वेरिएबल क्या हो, डिक्रीज हो, तो हमेशा कर्व आपका क्या आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। अब इस बात को समझने के लिए मैं लेता हूं आपको एक एग्जांपल, तब आपको बात मेरी समझ में आएगी। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे आपके पास 300 ml ऑफ वाटर है, 300 ml वाटर है आपके पास,
ठीक है, ये आपके एक तरीके से रिसोर्स है। ठीक है, अब इस 300 ml वाटर में आपको एक, या तो देखो एक जगह तो आपको बनाना है लेमन जूस, और एक जगह आपको क्या बनाना है, शरबत। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 300 ml वाटर के अंदर अब आपके पास ये ऑप्शन है, या तो 5 गिलास आप पूरे के पूरे लेमन जूस के बना दो, ठीक है, और 0 गिलास आप किसके बनाओ, शरबत के बनाओ। ये ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहते हो कि नहीं, कुछ कुछ जूस आपका, मतलब कुछ कुछ पानी आपका शरबत के अंदर भी काम में आना चाहिए, क्योंकि तो 0 गिलास शरबत के बन गए, हम चाहते नहीं शरबत भी बनाएं, तो उसके लिए फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 4 ग्लासेस करने पड़ेंगे किसके, लेमन जूस के, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, है ना, और 1 गिलास आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा किसके अंदर, शरबत का। तो यानी इस बात से ये बात तो कंफर्मेशन हुई कि अगर आपको शरबत का एक्स्ट्रा ग्लास चाहिए तो आपको लेमन जूस कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। यानी रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब ये हुआ, अपने पास 300 ml ऑफ वाटर ही है, तो आप या तो 5 गिलास, अगर आप पूरे लेमन जूस के बनाते हो तो 0 गिलास बनाओ आप, फिर तो शरबत का। अगर शरबत एक्स्ट्रा चाहिए तो लेमन जूस कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी तो उतना ही है। अब अब मानो चाहते हो कि नहीं जी नहीं, अब और भी शरबत और भी बने, तो शरबत चाहते हो अगर अब आप 2 गिलास बन जाए, तो लेमन जूस को अब आपको और कम करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 3 गिलास करने पड़ेंगे। यानी किसी भी एक कॉमोडिटी को आप बढ़ाने के लिए, इसमें गेनिंग करने के लिए आपको पहली वाली को क्या काम करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, हो रहा है ना ऐसा ही? तो ये बात तो कंफर्मेशन पता लग रही है अपन को, ऐसा ही हो रहा है। तो अब आप खुद देखें, यहां पर भी तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, व्हेन वन वेरिएबल क्या था, लेमन जूस। अब आप लेमन जूस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, अदर वेरिएबल क्या है आपका, शरबत, तो उसको आपको शरबत को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आप लेमन जूस बढ़ाना चाहते हो तो। और अगर इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, शरबत को बढ़ाना चाहते हो तो लेमन जूस कम करना पड़ जाएगा। यानी एक वेरिएबल को बढ़ाने के लिए दूसरे वेरिएबल को कम करना पड़ता है। जब ये परिस्थिति आती है तो आपको, आपका हमेशा कर्व कैसा आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। अब इसको और डिटेल चीज बताने के लिए मैं आपको देखो लेके चलता हूं एक कंपैरिजन के ऊपर। ठीक है, चलो पहले एक काम करता हूं, पहले इसको एक बार है ना आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। देखो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे जाता है, आप देखो इसको। ये देखो ऐसे होते हैं ग्राफ, जो कि आपको किसी को कोई मेजरमेंट करके नहीं बनाना, बस फ्री हैंड से बनाना है। मान लो यहां पर आपने ले लिया, यहां पर ले लिया आपने शरबत एक्स एक्सेस पे, और यहां ले लिया आपने लेमन जूस। ठीक है, यहां पर देखो आपने लिखा 1 2 3 4 5, है ना, और यहां पर 1 2 3 4 5। अगर हम इसको पूरा कर लें तो देखो, अब आप ये वापस देखो, 3 के बाद अगर 4 गिलास इसके चाहिए तो अब इसको आपको 3 गिलास ही लेने पड़ेंगे। ये 3 गिलास आ जाएंगे तो इसके 4 हो जाएंगे, सॉरी 4 नहीं, 2 गिलास हो जाएंगे ना, तभी तो 5 होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सेक्रीफाइस होगा और तभी तो वहां गेन होगा, यहाँ गेन हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ूं तो यहाँ अगर आप और गेन करना चाहते हो, यहाँ 4 ग्लासेस करना चाहते हो, यहाँ गेन लेना चाहते हो, और तो इसको आपको और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 गिलास करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये पूरा ही ऐसा हो जाए कि 5 के 5 गिलास अगर इसके हो जाएं तो इसके 0 गिलास हो जाएंगे। तो क्या चीज देखी अपन ने,
यही स्ट्रेटेजी देखिए कि ये सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है और ये गेन होता चला जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो लेमन जूस है और ये शरबत है, इसको कैसे शो करोगे? शरबत के 0 ग्लासेस और लेमन जूस के 5। ठीक है, पॉइंट लगाओ पहले आप। इसके 0 हैं एक्स एक्सेस पर शरबत के और उसके हैं 5। अब यहाँ चले जाओ अगर आप, तो शरबत के 1 तो इसके 4, 1 और 4 का देखो कॉम्बिनेशन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर और आगे बढ़ जाओ तो 2 ग्लास इसके हैं शरबत के और 3 ग्लास इसके हैं, तो यहाँ कहाँ पॉइंट आएगा? यहाँ पर आएगा। फिर इसके 3 ग्लास हैं किसके? शरबत के, और लेमन जूस के 2 ही हैं, तो यहाँ पॉइंट आएगा करीबन। फिर इसके 4 ग्लास हैं और इसके 1 ही है, तो यहाँ देखो 4 ग्लास और इसका 1 ही है और फिर 0। तो आपने क्या चीज़ देखी? ये कर्व आपका किस तरीके से जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है ऐसा। तो जब कर्व ऐसे नीचे की ओर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने एक ही चीज देखी, ऑब्जर्व यही किया कि एक वेरिएबल को बढ़ाने के लिए दूसरे वेरिएबल को कम करना पड़ता है। शरबत को बढ़ाने के लिए लेमन जूस को कम करना पड़ा, और जिसको आप बढ़ाते हो उसको एक्स एक्सेस पे लेना है और जिसको घटाते हैं उसको वाई एक्सेस पर लेना है। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको अच्छी तरह कॉपी कर लें, फिर मैं आगे का प्रोसीड करता हूं। अब देखो, अब आगे बताने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो आपको एक 3 ब्लॉक्स बनवा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। ऐसे मेरे साथ साथ 3 ब्लॉक बनाओ और फिर मैं आप लोगों को उसको समझाऊंगा कि करना क्या है। ऐसे 3 ब्लॉक बनाओ मेरे साथ। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, ये 3 ब्लॉक बना लो। अब इन 3 ब्लॉक के भी 3 कॉलम कर दो आप इसको। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। पहला, दूसरा, तीसरा। फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे पिज़्ज़ा। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, यहाँ लिखो पिज़्ज़ा, बर्गर, यहाँ पर भी लिखो पिज़्ज़ा और बर्गर, और यहाँ पे भी लिखो आप पिज़्ज़ा और बर्गर। अब आप इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करना। देखो मैंने 0 पिज़्ज़ा, 0 अगर मेरे पिज़्ज़ा बनते हैं तो मेरे 15 बर्गर बन जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं चाहता हूँ मेरा 1 पिज़्ज़ा और बन जाए, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है बर्गर्स को कम करने पड़ेंगे। ये मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से अपन को काम करना है। तो अगर मैं 1 पिज़्ज़ा और चाहता हूँ तो मुझे बर्गर को कम करना पड़ेगा। अब मान लो एक और पिज़्ज़ा चाहता हूँ, तो अब की बार मुझे बर्गर को और कम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे, अब आपकी स्ट्रेटजी तो ये होगी कि सर अब आपने 2 क्यों कम कर दिए? भाई जो बनाने वाला है ये तो उसको पता है ना कि एक और करवाने के लिए मुझे और कितने बर्गर्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो उसी के पास है। तो आपकी हमारी स्ट्रेटजी नहीं चलेगी इसके अंदर कि 15 बर्गर हैं तो 0 पिज़्ज़ा है, 15 से एक पिज़्ज़ा के ऊपर और जाता हूं, मैं एडिशनल जाता हूं, एक पिज़्ज़ा बनाता हूं, तो मुझे एक बर्गर कम करना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे कितना कम करना पड़ेंगे? 2। फिर मैं और एक पिज़्ज़ा बनाता हूं तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे कितने कम करने पड़े? 9 ही बर्गर बनेंगे तभी जाके ये हो पाएगा। फिर और अगर उसके ऊपर जाऊं तो 4 पिज़्ज़ा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएंगे बर्गर मेरे 5। फिर और जाता हूं, मान के चलो 5 अगर पिज़्ज़ा चाहता हूं तो मेरे बर्गर कितने हो जाएंगे? 0।
तो ये जैसे जैसे मैंने पिज़्ज़ा बढ़ाता चला गया वैसे वैसे मेरे बर्गर कम होते चले गए। लेकिन आपने इसके अंदर एक चीज़ नोट डाउन की होगी कि जब मैंने एडिशनल जब पिज़्ज़ा बनाए तो मुझे बर्गर सेक्रीफाइस करने पड़े। पहली बार में देखो मुझे कितना बर्गर सेक्रीफाइस करने पड़े, पहली बार में मुझे एक बर्गर सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। दूसरी बार में मैंने 2 सेक्रीफाइस करने पड़े, देख रहे हो आप, दूसरी बार में मुझे 2 सेक्रीफाइस करने पड़े। तीसरी बार में देख रहे हो क्या हुआ, तीसरी बार में मुझे 3 सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी हर बार में मुझे कहीं ना कहीं बर्गर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर चौथी बार में मुझे 4 सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी हर बार में देखो सेक्रीफाइस ज्यादा पे ज्यादा होते चले जा रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद मुझको 5 सेक्रीफाइस करने पड़े, ऐसे ही हो रहा है ना। तो चलो ये वाला आपको केस 1 समझ में आ गया कि पिज्जा को बढ़ाने के लिए मुझे बर्गर क्या करने पड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। अब देखो, अब दूसरा केस समझाता हूं। अब देखो सिमिलर वही चीज है, यहां पर आपके पास 0 पिज्जा है तो 15 बर्गर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पिज्जा बढ़ा दिया तो बर्गर कितने हो गए आपके, 14। फिर एक पिज्जा और बढ़ा दिया तो बर्गर कितने हो गए, 13। फिर एक पिज्जा और बढ़ा दिया तो बर्गर कितने हो गए, 12। फिर एक पिज्जा और बढ़ा दिया तो बर्गर हो गए 11। फिर एक पिज्जा और बढ़ा दिया तो बर्गर कितने हो गए, 10, है ना। लेकिन पहले वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो पहले आपने सेक्रीफाइस कितना किया, 1 का। फिर कितना सेक्रीफाइस किया, फिर 1 का। फिर कितना सेक्रीफाइस किया, 1 का। फिर कितना सेक्रीफाइस किया, 1 का। यानी अब की बार आप देखो 1 का ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, फर्क आ रहा है ना दोनों के अंदर। 1 का, 1 का, 1 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दोनों बातों में एक चीज तो कॉमन थी कि पिज्जा को बढ़ाने के लिए बर्गर घटाना पड़ेगा, ये बातें तो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। लेकिन आपने क्या चीज देखी, जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना केस नंबर 1 के अंदर, अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। आपने एक चीज देखी कि केस 1 और 2 में कंपैरिजन करूं तो केस 1 में जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना वो इंक्रीजिंग रेट के ऊपर हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी सेक्रीफाइस की रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने क्या चीज देखी, सेकंड वाले केस के अंदर हमने क्या चीज देखी, सेकंड केस के अंदर हमने देखा कि जो इंक्रीजिंग की रेट है ना वो बराबर बराबर है सब में। तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट रेट ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब आपको एक कर्व जो है ना, इसके थ्रू अभी मैं आपको कर्व बताऊंगा। जो कर्व होते हैं ना कर्व, वो जब इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस होता है तो अलग तरीके का कर्व बनता है, जब कांस्टेंट रेट ऑफ सेक्रीफाइस होता है तो अलग बनता है, और जब डिक्रीजिंग रेट होता है तो अलग बनता है। अब आप देखो डिक्रीजिंग रेट का मैं एग्जांपल लेके चलूं, मान लो 0 पिज्जा है तो 15 बर्गर। अगर पिज्जा बढ़ाया तो 11 बर्गर, पिज्जा और बढ़ाया 8 बर्गर, पिज्जा और बढ़ाया तो 6 बर्गर, पिज्जा और बढ़ाया तो 5 बर्गर। यानी हमने देखो यहाँ पर सेक्रीफाइस, अब आप देखो सेक्रीफाइस को जरा गौर करना। पहली बार में आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 4 का। दूसरी बार 11 में से 8 चले गए तो देखो आपका कितना सेक्रीफाइस हुआ, 3 का। पहले 11 बर्गर बना रहे थे, अब आप 8 ही बना रहे हो। अब आप देखो 8 से 6 पर आ गए, अब आपका सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 2 का। और फिर कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 1 का। तो हमने क्या चीज देखी, यहां पर जो सेक्रीफाइस हो रहा है हो तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पर हो रहा है। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, पिज्जा तो
एक ये बात तो सब में कॉमन है कि पिज्जा बढ़ रहा है, बर्गर घट रहा है, लेकिन घटने की जो रेट है ना उसमें फर्क है। ठीक है, ये देखिए, तो क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइस हो जाएगा। चलिए लिखो, हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। अब तीनों के केसेस के अंदर देखो शेप ऑफ कर्व कैसे होता है। जब इंक्रीजिंग रेट होती है तो आपका कर्व कैसे बनता है, देखो आप, ये आपका कर्व इंक्रीजिंग रेट पर हमेशा ऐसे बनेगा। जैसे देखो, कभी भी हम दौड़ लगाते हैं, जब भी अपन दौड़ लगाते हैं तो हमेशा फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल एकदम चेस्ट फुली से होती है ना, इंक्रीजिंग होती है हमारी रेट। तो ये स्टार्टिंग होगा, ये एंड होगा, ऐसा चेस्ट फुली हुई होगी, देखो ऐसी, है ना, फुली चेस्ट जैसा कर्व है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव कर्व। ठीक है, अगर कांस्टेंट रेट होगी, अगर कांस्टेंट रेट होगी तो कैसे कर्व बनाओगे आप, ये देखो ऐसा कर्व बनाएंगे कांस्टेंट रेट के ऊपर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड का पॉइंट है। ठीक है, आपकी लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन होगी, इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट कर्व। ऐसा कर्व बनता है जब कांस्टेंट रेट होती है, तो है ना, वही ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये एंड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग होता है तो डिक्रीजिंग के वक्त कैसा कर्व बनता है, ऐसा कर्व बनता है। ये एक बेसिक बातें हैं जो आगे इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, आगे अपन कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे उसको समझने के लिए आपके लिए जरूरी है ये। तो अगर डिक्रीजिंग होगा ना तो ऐसा कर्व होगा अंदर की ओर, है ना। तो ये इसका क्या होगा, स्टार्ट, ये क्या होगा, एंड। तो ऐसे कर्व को आप क्या बोलोगे, वो तो कॉन्वेक्स था ना, ये हो जाएगा कॉनकेव, कॉनकेव शेप्ड। ठीक है ना, कॉन कॉनकेव तो वो था, कॉन्वेक्स हो जाएगा ये, सॉरी, कॉन्वेक्स शेप्ड, गलती से कॉनकेव लिख दिया मैंने, कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप्ड। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्रीफाइस अपन कर रहे हैं ना, जो मैंने आपको भी ये बात बताई कि सेक्रीफाइस करते हैं, देखो ये रहा, ये सेक्रीफाइस को, ये सेक्रीफाइस की वजह से यहां पर कर्व में स्लोप आता है। अब आप देखो, यहां का स्लोप देखो कितना ज्यादा है, यहाँ का स्लोप देखो अलग टाइप का है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी स्लोप नहीं है, अलग ही टाइप का स्लोप है ये भी। तो स्लोप ऑफ कर्व जो होता है ना, वो कितना सेक्रीफाइस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो लिखें यहां पर, स्लोप ऑफ कर्व का एक फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ कर्व, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें क्या आ जाएगा, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये इसका फॉर्मूला है। चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब क्या है, लिखो यहां पर, चेंज इन गुड्स वाई, चेंज इन गुड्स वाई, जिसको अपन बर्गर बोल रहे थे, डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स एक्स, चेंज इन गुड्स एक्स। समझ रहे हो ना बात, तो ये होती है इसके अंदर बात। तो ये इसका स्लोप हो गया। अब
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो देख सकते हैं अब ये तक अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, वही लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बताई थी, उसके बाद व्हाट टू फॉर होम टू प्रोड्यूस बताया मैंने आपको यहाँ पर, और फिर आज आपको मैंने बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के अंदर मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि एक किसी भी कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी को अपन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको लेमन जूस और शरबत वाला एग्जांपल दिया, और फिर आपको 3 कंडीशंस बताई कौन से केस के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, कौन से केस के अंदर कांस्टेंट रिटर्न होता है, कौन से केस के अंदर डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। ये जो ऊपर अपन जिस चीज़ें बनाते हैं ना, जो आपको ये पूरा डेटा देता हूँ, इसको हम शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल के अंदर आपने देखा शेड्यूल के अंदर कि भाई कौन सा डेटा कैसे दे रखा है, कब सेक्रीफाइस हो रहा है, कैसे सेक्रीफाइस हो रहा है, कैसे सेक्रीफाइस हो रहा है, तीनों केस के अंदर आपने देखा, और फिर उसका ग्राफ देखा कि किसके अंदर कॉन्केव कर्व आता है, किसमें कॉन्वेक्स आता है, किसमें स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये होता है आपका स्लोप ऑफ कर्व। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। हालांकि उसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसकी डेफिनेशन में अभी लिखवा रहा हूं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगा। तो आप हेडिंग डाल दो केवल यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको और किस नाम से बुलाते हैं, मम्मी इसको घर में प्यार से बुलाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किस नाम से बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, और देखो अगर इसके आगे, तो इसके आगे देखो हमारा और किस नाम से बुलाते हैं इसको अपन, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसको अपन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अलग अलग नाम होगा इसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलो, ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, कई सारे नाम होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व which depicts all the possible combination of two goods which an economy can produce, which an economy can produce with given resources and technology, with given resources and technology। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन, किस चीज का कॉम्बिनेशन, ऑफ टू गुड्स। जैसे अपन कॉम्बिनेशन कर रहे थे ना बर्गर पिज्जा का, बस ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं। उसको जब अपन डिपिक्ट करते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या होंगे, तो उसे अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अपनी अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।